हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल पे एक लर्निंग सीरीज चल रहा है। उसमें मैं 9th क्लास और 10th क्लास का जो भी टॉपिक होता है मैं उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ। तो इसी सीरीज में मैं आज आप लोगों के सामने यूनिट एंड मेजरमेंट लेकर फिर से आ गया हूँ। दोस्तों इसका वीडियो मैंने पहले डाला था, लेकिन स्टार्टिंग में इसका पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं होने के कारण लोग बहुत सा मेरे पास डिमांड कर रहे थे कि सर इसका एक बार फिर से बना दीजिए। तो ज़्यादा डिमांड देखते हुए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। इसमें तो उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरह का पिक्चर क्वालिटी या साउंड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग आसानी से सुन सकते हैं और मुझे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके बारे में आज पूरा मैं डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो एकदम आराम से ईयरफोन लगा के मेरे साथ बने रहिए कुछ समय तक। उसके बाद इस टॉपिक से ना आपका कभी कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हिंदी में मात्रक एवं माप बोला जाता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि मात्रक और माप का ज़रूरत क्यों पड़ा। मात्रक और माप का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग सब जानते होंगे कि आज से कुछ समय पहले विनिमय प्रणाली था। मतलब कि कुछ सामान ले, जैसे अभी भी कुछ इंडिया के कुछ देहाती रीजन में अभी भी कुछ ऐसा होता है कि धान के बदले कुछ अलग वस्तु आपको दिया जाता है, गेहूं के बदले आपको वस्तु बदल के दे दिया जाएगा। जैसे आप लोग को साबुन लेना हो तो धान दे के साबुन ले सकते हैं या गेहूं दे के, मतलब विनिमय प्रणाली होता था। लेकिन कुछ समय बाद, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड चीज़ होना चाहिए जिस कारण से मतलब विनिमय करना, मतलब एक्सचेंज करना आसान हो जाए। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, पैसे का इन्वेंशन किया गया, रुपया का इन्वेंशन किया। अलग अलग कंट्री में उसका अलग अलग, मतलब जैसे इंडिया का तो रुपया हो गया, जापान का येन हो गया, यूएस का डॉलर हो गया, तो वो तो अलग अलग चीज़ है, तो उस हिसाब से वहाँ का वैल्यू है। लेकिन रुपया का इन्वेंशन इसीलिए किया गया था ताकि किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो। जैसे आप क्या करते हैं, आप दुकान में जाते हैं, आपको कुछ खरीदना हो तो आप उसको क्या करते हैं, मान लिया 5 kg चीनी खरीदा और 40 के हिसाब से चल पे 200 रुपये उसको देते हैं। तो क्या किया, एक तरह से विनिमय प्रणाली होता था। लेकिन पहले क्या करते थे, जैसे 200 रुपये के इक्विवेलेंट आपको धान देना पड़ेगा या गेहूँ देना पड़ेगा या जो भी आपने फसल उपजाया उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए विनिमय प्रणाली में रुपया का ज़रूरत पड़ा, तो उसको इन्वेंशन किया गया। उसी में यूनिट एंड मेजरमेंट में भी वही होता है दोस्तों। देखिए इसमें कि होता क्या है कि कोई भी जो दुनिया में देश है ना दोस्तों, वो सेल्फ सस्टेन नहीं होता है, मतलब आत्मनिर्भर नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसको दूसरे देश से लाना पड़ता है, कुछ दूसरे देश को भेजना भी पड़ता है। जैसे इंडिया में देखिए बहुत मात्रा में क्या होता है, स्टील होता है, तो दूसरे देश को इंपोर्ट भी करता है, कई दफ़ा कम जाता है तो इंपोर्ट भी करता है। इसी तरह से इंडिया में यूरेनियम नहीं है। यूरेनियम कहाँ से इंडिया लेता है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। तो देखिए अब एक्सचेंज करने में अगर यूनिट, जैसे हमने इंडिया ने 1 kg यूरेनियम खरीदा किससे, ऑस्ट्रेलिया से। 1 kg यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, और अगर ऑस्ट्रेलिया में जैसे एक माप तौल का यूनिट ना हो, अलग अलग हो, तो ऑस्ट्रेलिया 900 ग्राम यूरेनियम दे देगा, भारत को वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ का माप तौल अलग हो जाएगा, यहाँ का माप तौल अलग हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा, 100 ग्राम का मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के 1960 में एक फ्रांस में बैठक हुआ। वहीं पे एसआई सिस्टम बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये डेवलप किया गया दोस्तों 1960 में फ्रांस के पेरिस में ये कन्वेंशन हुआ था। वहीं पे ऐसा यूनिट का विकास हुआ, मतलब वहीं पे ऐसा यूनिट, ये एक्चुअली में एमकेएस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी मैं इस पे जाऊंगा तो इसको बताऊंगा। ये मैं अभी तो इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरत पड़ता है यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक अगर इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं होगा, एक यूनिट सेम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 900 ग्राम हो जाएगा, वहाँ पे 700 ग्राम हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बस मात्रा मतलब वस्तु का भार के रूप में ले रहा हूँ। ये लेंथ में भी हो सकता है कि इंडिया में अगर 1 मीटर इतना लंबा है और यूएस में 1 मीटर इतना लंबा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बना था 1960 में। उसी के आधार पे 7 जो बेसिक यूनिट होते हैं उनको रखा गया था। तो चलिए अब इसके बाद का दोस्तों लोग पढ़ते हैं कि
यूनिट एंड मेजरमेंट में और क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में जानेंगे। उससे जानने से पहले मैं आप लोगों को क्वांटिटी के बारे में बता देता हूँ कि क्वांटिटी क्या होता है। देखिए क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों राशि। राशि। देखिए क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसको राशि कहते हैं। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हो गया, ये भी एक राशि है। परसेंटेज, क्योंकि इसको तो संख्या के रूप में प्रेजेंट करते हैं ना। जैसे अभी इंडिया का आबादी कितना है, 1.35 करोड़। परसेंटेज हो गया बाय द वे 25% हो गया। तो कोई भी चीज़, और बेग हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, तो इसको भी तो संख्या के मतलब बेग हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या हो गया, चाल को भी मान लिया उसका भी सेम यूनिट होता है। अंतर है कि एक वेक्टर है एक स्केलर है। और दूरी, दूरी मतलब 10 मीटर, ये भी देखिए। तो मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो जिसको हम लोग एनी क्वांटिटी विच कैन रिप्रेजेंट इन नंबर इज कॉल्ड क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जो राशि, जो संख्या के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको राशि बोलते हैं, उसको क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये तो हो गया राशि के बारे में। अब देखिए इसी में जो फिजिक्स से रिलेटेड हो गया उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्या बोलते हैं दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इसका अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, फोर्स हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया। तो ये सारे राशियों को मतलब क्वांटिटीज़ को, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, इसको केजी में मेजर करते हैं, इसको मीटर में मेजर करते हैं। और जब ये मेजर करते हैं तो 10 न्यूटन होगा, 5 केजी होगा, 2 मीटर होगा। यानी देखिए यहाँ पे हर में नंबर यूज किया जा रहा है। तो राशि वैसा चीज़ जिसको नंबर के फॉर्म में, क्वांटिटी जिसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, इसी से डिराइव क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिक्स में राशि यूज किया जाता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोला दोस्तों। इसका फिजिकल क्वांटिटी का मैं कोई सी एग्जांपल दिया एटसेट्रा, जितना भी सोच सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब देखिए भौतिक जो राशि मैंने बताया, फिजिकल क्वांटिटी बताया दोस्तों, ये 3 तरह का होता है। पहला इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, दूसरा कैटेगराइजेशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। पहला कैटेगराइजेशन जो है दोस्तों वो किसके आधार पे है, मात्रक यानी मेजरमेंट एंड माप, मतलब मेजरमेंट के आधार पे। जैसे देखिए कुछ ऐसा होता है कि जैसे देखिए दोस्तों मेजरमेंट के बेसिस पे कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, ये जो होता है इसको मूल राशि बोला जाता है, यानी कि बेसिक यूनिट जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मूल राशि। मूल राशि कहने का मतलब है कि ये स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मतलब क्वांटिटीज को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। जैसे जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होता उसको मूल्य राशि बोला जाते हैं। The unit which doesn't require any other physical quantities for representation, मतलब दूसरे के बिना रिप्रेजेंटेशन। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या हो गया मूल राशि हो गया। मास, लेंथ, टाइम, टाइम भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, मोल हो गया, मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, कैंडेला हो गया, और एक और कौन बचा देखिए एक, हाँ एम्पीयर, करंट। ये 7 जो है दोस्तों ये मूल राशि है यानी बेसिक यूनिट है। इसको आप याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इज नंबर ऑफ कौन सा यूनिट दोस्तों, बेसिक यूनिट। कितना होता है दोस्तों, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट अपने नोटबुक में लिखिए 7 होता है। ये भी मैं और बताऊंगा कि इसका कैसे कैसे किया जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, पहला हो गया बेसिक यूनिट, दूसरा को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्या होता है दोस्तों, डिराइव्ड यूनिट्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशि, जो मतलब इससे डिराइव्ड किया जा सके। जैसे हो गया दोस्तों फोर्स हो गया दोस्तों, डेंसिटी हो गया दोस्तों, फोर्स डेंसिटी, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया। ये सब जितना भी राशि है इससे डिराइव्ड होके ये बना है। तो ये सब ये क्या हो गया डिराइव्ड यूनिट। एक और होता है दोस्तों, तीसरा टाइप होता है इसका,
उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि पूरक राशियाँ। देखिए दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका बाद में इंट्रोडक्शन किया गया था। ये मात्र दो होता है, पहला होता है समतल कोण जिसको एंगल बोलते हैं दोस्तों, और दूसरा होता है मतलब सॉलिड एंगल। ये दोनों कौन सा है दोस्तों, पूरक होता है, जिसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, घन कोण। तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। मेजरमेंट बेसिस पे इतना तरह का होता है, बेसिक यूनिट होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ये तीनों हो गया। अब इसका और कैटेगराइजेशन होता है। ये तो पहला हो गया कैटेगराइजेशन दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा कैटेगराइजेशन में देखते हैं कि क्या क्या होता है। दूसरा कैटेगराइजेशन देखिए उसका क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे जो क्वांटिटीज़ है उसको दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी मतलब दिशा और परिमाण के आधार पे फर्दर कैटेगराइजेशन होता है राशि का। उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन सा आ जाता है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी में जिसका परिमाण भी हो, मतलब कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ परिमाण, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ओनली। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसमें क्या क्या हो गया दोस्तों, इसमें हो गया जैसे स्पीड बोले तो चाल, स्पीड हो गया, फिर हो गया ऊर्जा मतलब एनर्जी ऊर्जा, फिर क्या हो गया दोस्तों, फिर हो गया वर्क कार एटसेट्रा। बहुत सारा आप देख के याद कर सकते हैं बुक से। देखिए इसमें क्या हो गया, फोर्स बल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक्सेलरेशन त्वरण, फिर मोमेंटम संवेग, ये सब जो है ETC, ये सब है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसमें डायरेक्शन तो होगा ही कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लिया ऐसे जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसीलिए फोर्स के ऊपर हमेशा देखते होंगे दोस्तों एरो लगा रहता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा उसके ऊपर में एरो लगाते हैं, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसको भी एरो लगाते हैं, फिर मोमेंटम हो गया तो इसके ऊपर भी एरो लगाते हैं। मोमेंटम को हम लोग M से नहीं दोस्तों P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कितने तरह का क्या होता है। पहला बेसिस मैंने बताया था मेजरमेंट के आधार पे, दूसरा बताया मेजरमेंट एवं मैग्नीट्यूड मतलब दिशा और परिमाण के आधार पे। अब पूरक भी मैंने बता ही दिया कि दो पूरक राशि भी होता है, उसको भी आप लोग इमेजिन करिएगा कि आखिर में सॉलिड एंगल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़िएगा तो सॉलिड एंगल का बहुत यूज होता है। अब सॉलिड एंगल होता क्या है, इसको मैं अगर इमेजिन कराना चाहूँ तो देखिए, अगर कोई सॉलिड एंगल मतलब होता है, जैसे ये देखिए, ये एक सिंपल पेपर है, इसको अगर ऐसे आप मोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो है बीच में सेंटर में जो एंगल बन रहा है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। यानी कि 3D में 3 डायमेंशन में जो कोण बनेगा उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। यहाँ पे भी देखिए कोण बनेगा एक, इसको अगर आप ऐसे देख लीजिए, जैसे इसको आप मान लीजिए एक स्फेयर है, मतलब इसको ये रेडियस हो गया, इसको अगर पूरा आप अगर स्फेयर ऐसे मान लेते हैं तो रेडियस से जो एक कोण बना हुआ है, देखिए ये जो एक रेडियस के साथ बनेगा ना, इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। तो ये जो
3 डायरेक्शन में जो कोण बनता है उसको घन कोण या सॉलिड एंगल बोला जाता है। और 2 डायरेक्शन वाला कोण तो आप लोग सब जानते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ऐसे देखिए ऐसे किया जाता है। ये थीटा बनता है, ये आर होता है, एल होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, L/R। तो ये था घन कोण और समतल कोण, यानी कि जिसको सिंपली कोण भी बोला जाता है, एंगल भी बोला जाता है। तो ये तो सारा राशियाँ के बारे में हो गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब क्या, आप देखिए, अब जैसे मात्रक का, जैसे कितना यूनिट था मात्रक का पद्धति, मात्रक का पद्धति बोले तो मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SYS सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मतलब मात्रक का पद्धति, मतलब कितने पद्धति में मात्रकों को। तो सबसे पहला था वो क्या था दोस्तों, वो सबसे पहला था MKS। इसके बाद दूसरा क्या था, MKS के बाद था, MKS के बाद CGS आ जाता है। तीसरा में आ जाता है FPT और फोर्थ में आ जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं SI। MKS में क्या था कि मास का जो था वो क्या था, मीटर, मास का जो था वो मीटर था। किलो था यानी केजी था किसका, नहीं, ये मीटर किसका हो गया, मीटर हो गया लेंथ का, सॉरी मीटर हो गया लेंथ का। किलो किसका हो गया, मास का, द्रव्यमान का। सेकंड किसका हो गया, टाइम का। तो ये तीनों को MKS में। उसके बाद CGS आ गया। CGS में जो लंबाई का यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है दोस्तों, और जो भार का यूनिट होता है मतलब द्रव्यमान का, वो होता है क्या, ग्राम होता है। और सेकंड इसमें भी होता है, टाइम का सेकंड ही होता है, टाइम का सेकंड में। FPT में देखिए फुट यानी लंबाई का फुट होता है, ठीक। और पाउंड, वजन का क्या होता है, पाउंड। और टाइम का सेकंड, इसका यही होता है। और SI में तो जानते ही ये 7 यूज करते हैं, जो अभी मैंने बताया था, इसको मैं फिर बताऊंगा अभी थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले MKS आया, फिर CGS आया, फिर FPT आया। MKS को हम लोग अभी भी दूसरे नाम से भी जानते हैं। MKS को हम लोग मीट्रिक के नाम से जानते हैं। इसको आप नोट करके लिखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मीट्रिक यूनिट भी बोलते हैं, इसको गॉसियन यूनिट बोलते हैं। CGS को, इसको गॉसियन पद्धति भी बोला जाता है। एकदम स्टार मार करके लिख लीजिए, रेड पेन से गोला तोला जितना कर सकते हैं सब करके लिख लीजिए। और जो लास्ट वाला है उसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है दोस्तों, इसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि MKS को क्या बोलते हैं, मीट्रिक। CGS को क्या बोलते हैं, गॉसियन। FPT को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश। तो ये तो था, इतना पद्धति यूज होता है। ये पद्धति अभी हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं, 1960 के कन्वेंशन के अनुसार हुआ था, जो मैं स्टार्टिंग के क्लास में बताया था। अब चलिए इसके देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि 7 जो SI यूनिट है उसका सिंबल क्या होता है, और उसके बारे में और जानेंगे कि उसका जो डिफिनीसन, जो फंडामेंटल डिफिनीसन डिराइव होके आया वो कैसे आया। तो देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन होता है दोस्तों। पहला होता है, सबसे पहला अगर स्टार्ट किया जाए तो मीटर। मीटर किसका होता है, लेंथ का। इसको सिंबल क्या, L से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या होता है, टाइम। टाइम को क्या में मेजर करते हैं, सेकंड में। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, S से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया मास। मास को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, केजी में। मास को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, केजी में, मतलब किलोग्राम में। इसका सिंबल तो यही होता है, तो यहाँ पर भी यही रहेगा। चौथा फिर हो गया, देखिए सिंबल भी उसका ये होता है, समय का, सेकंड हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद और क्या बचा, करंट। करंट को क्या में मेजर करते हैं, एम्पियर। एम्पियर में इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। स्मॉल ए नहीं लिखिएगा, वो गलत होता है, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे। उसके बाद हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है दोस्तों, इसको मेजर करते हैं केल्विन में। इसको भी कैपिटल के लिखिएगा, ये भी एक साइंटिस्ट थे। जो साइंटिस्ट हैं उनको स्मॉल में नहीं लिखेंगे। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, इसको क्या में मेजर करते हैं, कैंडेला। इसका सिंबल क्या होता है,
CD। उसके बाद एक और क्या बचा, मैटर यानी पदार्थ की मात्रा, इसको क्या, मोल। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, MOL, मोल। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, 1 2 3 4 7, यही 7 मूल राशियाँ फंडामेंटल है जिसका यूज करके हम सारा डिराइव करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 और है, वो तो मैं बता देता हूँ। पूरक जो था, एक था समतल कोण, समतल कोण, इसको क्या में मेजर करते हैं, इसको करते हैं रेडियन में। सिंबल क्या होता है, RD। और दूसरा क्या था, दूसरा था घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको क्या, स्टेरेडियन। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, SD। तो ये 2 मेन है, ये दोनों पूरक है, मतलब सप्लीमेंट्री है। तो इस तरह से हो गया आपका यूनिट के बारे में। अब देखिए, अब कुछ यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी तक देखिए, जो हम लोग का ये फंडामेंटल यूनिट था वो रसिया में कन्वेंशन के अनुसार अभी चल रहा था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे होता था कि हर साल 10 साल के बाद जो फंडामेंटल यूनिट डिराइव किया गया था उसके बारे में हम लोग जानते थे कि आखिर ये जो फंडामेंटल यूनिट स्टार्टिंग में डिराइव किया गया था ये कैसे डिराइव किया गया था। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना कि मास का जो है, मास हो गया और क्या हो गया, MP मतलब करंट हो गया, मास हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, और एक और बचा मैटर, जिसको हम लोग मोल में मेजर करते थे। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, ये चारों का जो है फिर से इसको रीडिफाइन किया गया है। इसका जो पहले जो डिफिनीसन था कि कैसे डिफाइन, जैसे देखिए मैं इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि पहले कैसे डिफाइन किया गया था। जैसे मास में आप लोग जानते होंगे कि 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये आखिर 1 kg आया कहाँ से था, स्टार्टिंग में किस स्टैंडर्ड को माना गया था 1 kg। तो देखिए, फ्रांस में वो लैब है जहाँ पे इंटरनेशनल ये मेजरमेंट का लैब है, वहाँ पे क्या किया गया था, एक सिलेंड्रिकल शेप में प्लेटिनम और इरेडियम PT और IR जो एलिमेंट होता है, इसका एक मिश्र धातु का क्या था, सिलेंडर बना के रखा गया था। सिलेंडर बोले तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर बोले तो बेलन बना के रखा गया था। इसी का जो द्रव्यमान था यानी मास था वो 1 kg था। इसी को हर बार हम लोग निकाल के चेक करते थे। जैसे आपको, जैसे क्या हुआ था कि ये स्टैंडर्ड बना दिया गया था, इसी के इक्विवेलेंट प्रोटोटाइप, जैसे बटखारा 100 जी यहाँ का रहता है तो वो पूरे देश में सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। मतलब उसी हर देश के आदमी उस कन्वेंशन में गए थे। इसको कहाँ पे रखा गया था दोस्तों, इसको रखा गया था निर्वात यानी वैक्यूम में, निर्वात में रखा हुआ था ताकि इसमें कोई चेंज ना आए। वैक्यूम में इसको रखा गया था। लेकिन अभी क्या हुआ, कब, ये आपका मई 2019 में इसका डिफिनीसन सबका चेंज हो गया। मई 2019 से ये चारों को रीडिफाइन किया गया। एक कन्वेंशन और हुआ, मतलब वहाँ पे बैठक हुआ तो देखा गया कि इसके मास में कमी आ गया था, तो इस चीज़ को हटा के फिर से रीडिफाइन किया गया, रीडिफाइन किया गया ये चारों को। बाकी वो जो 3 और फंडामेंटल बचे हैं उनको पहले ही रीडिफाइन कर दिया गया है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, मास को, करंट को, टेम्परेचर को और मैटर को। अब देखिए, जब रीडिफिनीसन हुआ दोस्तों तो अब नया क्या बेसिस माना गया ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनना 100% श्योर है, आना ही आना है, क्योंकि इसका रीडिफिनीशन हुआ है 2019 में। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले मैं मास की बात करूँ तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है H, इस पे रखा गया। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इस पे किया गया। दूसरा हो गया करंट का जो रीडिफिनीशन, मतलब फिर से डिफिनीशन किया गया है। ये क्या, करंट को क्या से सिंबल करते थे दोस्तों, एम्पियर से।
तो इसका जो फिर से किया गया है, ये फंडामेंटल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन उस पर किया गया है 1.10 इंटू 10⁻60 कूलम पे किया गया। उसके बाद आगे क्या बचा दोस्तों, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का किया गया है दोस्तों आपका, देखिए ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम किया था। इसको बोलते हैं टेम्परेचर को जो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। किस पे किया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे ये बदला गया है, फिर से इसको कांस्टेंट से लिया गया है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यहाँ से इसको डिफाइन किया गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे लिया गया है। और एक कौन बचा दोस्तों, एक बचा मोल। इसको क्या किया गया है, इसको किया गया है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि इसको किया गया है एवोगाड्रो, किस पे किया गया दोस्तों, एवोगाड्रो नंबर पे, एवोगाड्रो नंबर पे Na। इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों, Na। इसका क्या होता है, इसमें देखिए एवोगाड्रो नंबर में पहले भी क्या होता था 6.02 इंटू 10⁻23 मोल के पावर इन्वर्स, यानी ये चारों का रिडिफिनीशन हुआ है, इस वैल्यू पे अब रखा गया है। ये चारों है, ये कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। पहले वाला अब ऑब्सोलेट हो गया है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन अब नया वाला इसको जानना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जितना स्टार मारूँ उतना कम स्टार है, लेकिन 5 स्टार तो कम से कम मैं मार देता हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। मास का प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू मैंने बता दिया। करंट का एम्पियर, मतलब फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज होता है नेगेटिव में। टेम्परेचर का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना था 1.38 इंटू 10⁻20⁻23 जूल पर केल्विन। और इसका मोल का क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर पे। ये चारों का रिडिफिनीशन हो गया। बाकी 3 का पहले ही डिफाइन कर दिया गया था, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये कब हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मीटर कॉन्वेंशन में हुआ है, मीटर कॉन्वेंशन, ये फ्रांस में हुआ था। ये कब हुआ, 2018 में हुआ था, फिर 2019 में इसको स्वीकृति मिला, मीटर कॉन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था किस तरह से यूनिट मेजरमेंट होता है, किसका किसका रीडिफिनीशन हुआ है। देखिए पहले क्या था, पहले था कि जैसे देखिए मैं बताया कि वो प्लेटिनम इरिडियम का प्रोटो तैयार किया गया था, सिलेंड्रिकल मॉडल, उसी के इक्विवेलेंट वेट तैयार किया गया था, उसी को पूरा दुनिया मानती थी कि 1 kg इतना ही होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले चेक किया गया तो देखा कि उसमें कमी आ रहा है, तो देखा गया कुछ ऐसा चीज़ पे इसका डिफिनीशन बना दिया जाए जिससे इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो मास के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट को कर दिए, उसी तरह और सब के लिए कर दिए। तो ये तो था यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पूरा, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी बताया था कि पाउंड, जैसे बहुत सारा कन्वर्जन भी होता है मीटर का, जैसे नैनोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारा चीज़ होता है। तो वो सब पावर वाला चीज़ होता है, उसको आप आराम से याद कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी होता है यूनिट एंड मेजरमेंट में। जैसे वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो भी इस वीडियो में आएगा, तो मैं उसको अगले वीडियो में लाता हूँ। आज तक हम इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक भी भेजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।